एक लोग दो अपना पेपर दो। देखो आपको काम क्या करना है, जो भी 3-4 नंबर पा रहे हो 10 नंबर में, मतलब कि 30-40% पा रहे हो सिर्फ फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करने क्या है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे हमेशा हम लोग करते रहेंगे, आप नंबर पाने सीख जाओगे। और थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि भाई आंसर कैसे लिखना चाहिए था। अगर आंसर आप किस प्रकार से लिखते तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाता, 2 में 2 नंबर मिल जाता। अरे सुन लो यार, पहला क्वेश्चन था कोशिका विभाजन को समझाएं, ठीक है। अरे देखो यार, कोशिका विभाजन को समझाएं, तो पहले आप क्या करोगे, पहले लिखो कि कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है लिख दो, 2 शब्द में कुछ भी लिख दो। विभाजन मतलब कि कोशिका अपना जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। एक कोशिका टूटकर एक से ज्यादा कोशिका बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो एक डिफिनेशन यहाँ पे परिभाषा लिख दी। इसके बाद कहे कि कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, ठीक है। या कोशिका विभाजन के प्रकार, तो आप यहाँ पे ऐसे डंडा खींच दो यार, ऐसे करके ऐसे बना दो, खूबसूरत से ऐसे बना दो। यहाँ पे क्या कहोगे, समसूत्री, और यहाँ पे क्या कहोगे, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री, तो समसूत्री में क्या होता है और अर्धसूत्री में क्या होता है, कुछ तो जानते हैं। पहले तो ये भी जान लो कि समसूत्री में एक से क्या बनते हैं, 2 बनता है, और इसमें एक से 2 बनता है, अभी फाइनली इसमें 4 बन जाते हैं। ऐसा बात है क्या, इसको शब्दों में लिख दो कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से फाइनली 4 कोशिका बनते हैं। ये शब्दों में लिखकर जब ये फोटो बनाओगे तो पूरा मजा आ जाएगा ना। बोलो ये सुनो, पूरा मजा आ जाएगा कि हाँ तुम जो लिख रहे हो उसको विजुअलाइज भी करा रहे हो, दिखा भी रहे हो कि हाँ ठीक है ऐसे होता है। अब आप कुछ यहाँ पे लिख दिए इसके परिभाषा के रूप में, और यहाँ पे कहे कि भाई क्या होता है, इस तरह से 1-2 बन रहे हैं। अब आप इसमें देख रहे थे कि यहाँ पे 46 गुणसूत्र है, तो यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र ही बनता था। तो इसको भी शब्दों में एक बार लिख दो कि हाँ ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन होता था क्या, यहाँ पे अगर 46 है तो यहीं पर 23 और 23 आ जाता था। मतलब कि असली जो अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है, एकदम रियल में, वो पहले स्टेज में ही हो जा रहा है, और यहाँ 23 से फिर 23 ही बन रहा है। यहाँ 23 से 23 ही बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेप में अर्धसूत्री हो रहा है और दूसरे स्टेप में समसूत्री के जैसा ही हो रहा है। दूसरे स्टेज में जो है कि समसूत्री के जैसा ही, और इसीलिए तो 23 का 23 ही रह गया ना, 23 का 23 ही रह गया, अदरवाइज 23 का हाफ हो जाता। तो ये इसका फोटो बना के दिखा दिए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट मिल गया। तीसरा स्टेटमेंट में आप उदाहरण डाल दो, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में अब समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका में होता है, मतलब कि बॉडी के हर सेल में होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन। लेकिन जनन कोशिका को छोड़कर, तो यहाँ पे आप लिख दो कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, कायिक का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, कायिक कोशिका। और यहाँ पर क्या होगा, जनन कोशिका, जनन कोशिका, ऐसा लिख दिए। और कुछ अगर जानते हो 11th में पढ़े हो, आप यहाँ पे भी कहेंगे कि जब 46 का 46 ही हो रहा है, ठीक है, तो कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, 46 का 46 नहीं रह रहा है, 23 हो। तो ऐसे कुछ और भी पॉइंट जो जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हो। अब इसको खूबसूरती के साथ इतना में लिखो, इसको खूबसूरती के साथ इतना में लिखो, इतना लिख दोगे तो 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है, फ्रेमवर्क समझ में आया किस तरह से लिखना है। इस फ्रेमवर्क को कहीं बनाओ ना जल्दी से, बनाने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ो इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हिटेकर के 5 जगत उदाहरण सहित लिखें। तो देखो क्वेश्चन को पहले समझो कि उदाहरण सहित बोला है, ठीक है, उदाहरण सहित। तो व्हिटेकर के 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ठीक है।
तो आप इसका उदाहरण ही दोगे ना। मोनेरा, अब देखो एक तुम लिखे थे तो 5 जगह, अगर 5 जगह लिख रहे हो, 5 जगह, तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, ठीक है। जगत, तो जो आप नंबरिंग डाल रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसे, उसकी जगह पे थोड़ा पढ़ना भी तो भरना है यार, एग्जाम है ना। इसको क्या करो, 5 जगह लो भाई, हिल के करके 5 जगह मारो ऐसे, 1 2 3 4 और 5 लिख दिए। इधर लिख दिए मोनेरा, यहाँ प्रोटिस्टा, यहाँ फंजाई मतलब कवक, और यहाँ वनस्पति, और यहाँ जंतु, लिख दिया। अब इसको लिख कर यहीं पे उदाहरण लिखो, ऐसे छोटा सा लिखो उदाहरण, या फिर उदाहरण के लिए आप इजी लिख सकते हो, इजी। मोनेरा में कुछ दे दो, प्रोटिस्टा में कुछ दे दो, कवक में कुछ दे दो, इसमें दे दो, इसमें दे दो। आप एक स्टेप में फोटो बनाए तो यहाँ पे 1 नंबर मिल गया, और एग्जाम्पल बोला है कि उदाहरण सहित समझाओ। उदाहरण एक एक उदाहरण भी अगर आप दे देते हैं, एक एक दो एग्जाम्पल दे देते हो, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो 1 और 1 जुड़ कर क्या हो जाएंगे, 2 नंबर। बात समझ में आया। इसी तरह से आप लोग का नंबर 1 नंबर मिला हुआ, क्योंकि वही एग्जाम्पल दिए नहीं हो इसलिए 1 नंबर मिला, किसी को 1/4 मिला हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पादप जगत के 5 प्रकार एवं उनकी विशेषताओं को लिखें। तो पादप जगत के 5 प्रकार, 5 प्रकार कौन कौन सा है पादप जगत, तो ऐसे लिख लो, पादप जगत, और यहाँ पर 5 का नाम लिखो, जैसे शैवाल हो गया, या फिर इसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंडोफाइटा और नग्नबीजी, आवृत्ति बीजी, 5 का नाम लिख दिए, ठीक है। और क्या बोला है कि उनकी विशेषताओं को लिखें। अगर इनकी विशेषताओं को आप जानते हैं तो लिखें, और नहीं जानते हैं तो छोड़ दो। अरे उसमें क्या खास बात है, विशेषता का मतलब तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को जो जानते हो, गुण या अवगुण, दोष, जो भी जानते हो वो लिखो। हाँ है गुण अवगुण है। जैसे देखिए, अगर हम ये 5 क्रम में लेकर चलेंगे, तो आप अगर 11th में पढ़े हो तो देखो कि यहाँ पे डिवीजन ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर के लिए व्यवस्था किया गया है, मतलब कि वाटर का आने जाने के लिए स्पेशल जो है कि परिवहन तंत्र बन गया, और यहाँ से डिवीजन ही नहीं है। डिवीजन यहाँ से शुरू होगा, वाटर आएगा, इसके बाद सीड आएगा, और सीड में जो कि खुला सीड रहेगा, फिर सीड जो है कि बंद सीड रहेगा। कम से कम इतना चीज तो आप पढ़ सकते हो, 11th में पढ़े हुए हो। ये चीज लिख दो, जो कुछ भी लिख रहे हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लिख दो, 1-2 अगर एग्जाम्पल आप जानते हो तो एग्जाम्पल लिख दो। ये सब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे घर से नकल करके आना है, ठीक है। जंतु जगत के वर्गीकरण, बिल्कुल तुम लोग कभी सुने ही नहीं है जंतु जगत का वर्गीकरण। 11 है, किताब में से जाकर छापिए, ठीक है। पोरिफेरा, सिरिंटेटा, जैसे पूरा नाम है, ठीक है। वो सारे नाम को लिखो, ताकि खुद से खोजो, सेकंड चैप्टर मिलेगा, 11th का सेकंड चैप्टर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखो ये तो ठीक किए कि हाँ ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए हम इस तरह से लिख दिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, ऐसा लिख दिए। पहले परिभाषित करो कि क्या है, ठीक है। पहले परिभाषित करो, तोड़ के लिखो। जैसे जो डिफिनेशन मैंने लिखवाया था, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, 2 युग्मकों की अनिवार्यता होती है। अब ये बात कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई स्पष्टीकरण के साथ लिखे नहीं हो। ये 2 युग्मकों की अनिवार्यता होती है, 2 युग्मकों की अनिवार्यता होती है, अनिवार्यता। यहाँ ऐसा नहीं है, एक युग्मक भी कर लेंगे। यहाँ पर 2 जीव हो सकते हैं, 2 जीव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जीव कभी नहीं होंगे, एक ही जीव होगा, ठीक है। लैंगिक जनन में
लैंगिक जनन में देखें तो जब भी पेन खा रहे हो, लैंगिक जनन में जब भी संतान की उत्पत्ति होगी तो उसमें कुछ न कुछ आनुवांशिक गुण में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन होगा, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब लैंगिक जन्म में आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि हूबहू जैसा था वैसा ही बनेगा। कुछ एग्जाम्पल डालो, 4 पॉइंट में एग्जाम्पल डालो। एग्जाम्पल, लैंगिक जन्म में जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, सब ये क्यों गरीबी में क्यों जी रहे हैं? एक कोई अगर एग्जाम्पल दे दिए तो सिर्फ मनुष्य, खत्म। जैसे दुनिया में मनुष्य ही एक है जो कि लैंगिक जन्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 4 10 दे दो यार, जहाँ पे जानते हो तो 2 4 10 दे दो। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में आप देखे वहां पे अमीबा हो गया, मुकुलन द्विखंडन, ठीक है, ऐसे जल बीजाणु के माध्यम से भी होता था, आलू की आंख, अदरक का प्रकंद, ऐसे तमाम चीजें। तो जो भी आ रहा है माइंड में उसको क्या करोगे, बकायदे लिख दो, 2 4 करके लिख दो। ठीक है, इतना ही था क्या क्वेश्चन? इस तरह से आपको 5 दूनी के 10 नंबर मिल जाता है। और तुम्हारा तो यार सिचुएशन बहुत खराब है, ये हैंड राइटिंग क्या सुधार नहीं सकते हो? पूरी जिंदगी तुम लोग को हैंड राइटिंग करवाएगा, इससे बात भी। अब देखो, पहले तो यार ये जो लिख रहे हो, ठीक है, ये लिख रहे हो तो थोड़ा बड़ा बड़ा फिगर जब भी बनाना है फोटो, तो कैसा बनाओ, बड़ा बनाओ। ये बताओ कि तुम लोग फोटो खिंचवाने जा रहे हो, फोटो तुम लोग इतना छोटे छोटे आएगा तो कैसा लगेगा? कितने तैयार होके जाते हो फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो एकदम इतना छोटे छोटे आंख में दिखेगा ही नहीं, कैसा लगेगा बताओ? तो फोटो क्या करो, जब भी आप कोई भी फोटो बना रहे हो तो थोड़ा बड़ा बनाओ, पेज लो, पन्ना लो, उसमें फोटो जितना बड़ा बना सको उतना बड़ा बना। दूसरी चीजें, एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच थोड़ा 1 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। और पता नहीं कितना कट कुट किए हो यार सब, मतलब देख कर ही खुशी नहीं हो रहा है कि कॉपी देख रहे हैं, देख कर ही खुशी नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा जो है कि सेंटेंस का कोई लेना देना है, क्या लिख रहे हो बस तुम ही जानोगे यार, क्या भावनाओं में चल रहा है। और सेंटेंस वाली समस्या तो तुम्हारे साथ भी है कि मतलब कि सुनते हो, समझते हो, लेकिन उस चीज को तुम लोग दिख नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आज देखो 1 अप्रैल है, ठीक है, सबको पता है 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को मैंने कहा कि आज से बिल्कुल टारगेट बेस्ड हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे, मतलब कि 1 महीने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस महीने का जो बचा हुआ है उसको किसी और महीने में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। इसी महीने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर 1 घंटे की जगह पे 3 घंटा भी पढ़ना हो, अरे सुन लो यार इधर, तो 3 घंटे भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने का क्या टेक्निक है हम लोगों के पास, उस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इस टेक्निक का नाम है LLT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक। मतलब कि हर एक लेयर में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार सब कुछ परोस दिए, खाना है खाओ, नहीं खाना है बदहजमी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेयर वाइज टेक्निक कहता है, लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक कहता है, अरे सुनो तो सही यार, लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक कहता है कि एक बार में थोड़ा सीखिए, फिर उसी चीज को दूसरे बार में थोड़ा और चीज सीखिए, फिर तीसरे बार में कुछ और चीज सीखिए, ऐसे धीरे 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 करके, अरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके क्या करो, नई नई चीज उसमें जोड़ते चले जाओ। लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक को समझने के लिए कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल ले लो किसान का। किसान जब खेतों को जोतता है, ठीक है, कैसे जोतता है? अरे एक ही बार ऐसा थोड़ी है कि प्राण त्याग देता है और उसमें ना पूरा खेत तैयार, ऐसा नहीं है ना। पहले 1 चास करता है, फिर 2 चास करता है, फिर 3 चास करता है, 4 चास में जाकर रेडी हो जाता है। सही बात है। तो किसान इसी तरह से काम करता है, लेयर वाइज काम करता है। किसान की दूसरी खास बात देखो, किसान की दूसरी खास बात यह है कि अपने फसल के साथ पूरे साल लगा रहता है, 24 आवर्स।
ऐसा नहीं कि भाई एक ही बार गए तो भाई खेत भी तैयार कर दिए, तुरंत तुरंत बीज भी डाल दिए, फिर उसको सिंचाई भी कर दिए, तो मर ही जाएगा यार, तो फिर पौधा ही मर जाएगा। उसको हर एक स्टेप में काम करता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। भाई चलो हम बीज बो के आ गए तो अब सीधे काटने जाएंगे, फिर उसको सिंचाई करने के लिए भी जाएगा, कभी जो है घास निकालने के लिए भी जाएगा, कभी खाद डालने के लिए जाएगा, जाता है ना। मतलब कि एक किसान भी हम लोग से बेहतर जानता है कि किसी चीज का देखभाल कैसे करना है। और हम लोगों को सिखाया गया कि अगर जिंदगी में एक चैप्टर सिखा दिया गया तो बस उस 3-4 दिन खूब पढ़ लो, उसके बाद फिर उसका जिक्र कभी होगा ही नहीं, तो एग्जाम से पहले होगा। ऐसे ही होता है ना, अगर एक चैप्टर पढ़ा दिया गया तो उसकी आवश्यकता फिर कब महसूस होती है, एग्जाम से कुछ दिन पहले। बहुत गलत तरीका है, बहुत गधे वाला तरीका है, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को हमेशा जाना है वहां पे, घूम घूम कर देखना है किसके भांति, किसान की भांति। ठीक है। दूसरी चीज देख, माली का एग्जाम्पल लेते हैं। माली माली भी किसान के बहुत करीबी है। ऐसा नहीं है कि अपने बागवानी में फूलों को लगा दिया और बस हो गया उसका, ऐसा नहीं है। कभी फूल को लगाने के लिए जाता है, कभी उसको टहनियों को काटने के लिए जाता है, कभी फूल तोड़ने के लिए जाता है, कभी खाद देने के लिए जाता है, कभी पानी देने के लिए जाता है नहीं जाता है। और नहीं तो माली के पास जाओगे, अगर तुम जाओगे उसके साथ में तो कहेगा कि आइए हमारा फूल देख लीजिए। वो तुमको दिखाने नहीं जा रहा है, याद रखो, वो खुद देखने जा रहा है कि भाई हमारा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। खुद देखने जा रहा है। आप मालिक के पास जाइए जो बागवानी करते हैं, बागवानी करेंगे बहुत उत्सुकता से, जो है कि लोग क्या कहेगा कि ठीक है आप आए हैं तो आइए थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए। लेकिन वो आपको नहीं घुमा रहा है, वो बहुत चालाक है। खुद देखने जा रहा है कि भाई हमारा पौधा कुछ हुआ तो नहीं, अगर बीमारी लगा तो उसमें कुछ न कुछ दवाई देगा, ठीक है, उसको पानी की आवश्यकता है तो पानी देगा, खाद की आवश्यकता है तो खाद देगा, टहनियां कुछ बढ़ गई है तो उसको टहनियों को काट देगा। मतलब कि 24 आवर्स वो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है उस चीज का, तब जाके बागवानी में फूल निकलते हैं। तब वो कभी फूल तोड़ने जाता है, कभी फल तोड़ने जाता है। और हम लोगों को जिंदगी में सिखा दिया गया कि भाई एक बार पढ़ लो, एकदम जी भर के लिख लो, इसके बाद फिर सीधे एग्जाम से पहले, एग्जाम के समय ही हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये माली से भी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे पढ़ना। तीसरा एग्जाम्पल, पंसारी जानते हो? अरे पान जो बेचते हैं, पंसारी जानते हो? पान, पान की दुकान, ठीक है। पान की दुकान पे कभी गए हो? बोलो, पान की दुकान पे गए? पान की दुकान पे जो लोग, पान की दुकान पे जो पान बेचते हैं उनको पंसेरी बोलते हैं, ठीक है। तो पान बेचने वाले बात करते रहेंगे और अपना पान के पत्ते को क्या करते रहते हैं, उलटते रहते हैं। कभी पानी झोंकेगा ऐसे, मतलब ऐसा लगेगा देखकर कि बेअहियात काम कर रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी कर रहा है। कभी पान इधर उलट देगा, फिर कहेगा कि नहीं ऐसे खोल दिया, कभी बंद कर दिया, कभी पानी छिड़क दिया, कभी पत्ते को उल्टा पुल्टा कर दिया। मतलब ऐसा लगेगा आपको देखकर कि उसको कोई बीमारी है, शांत नहीं बैठ सकता है, ठीक है, उसको कोई ना कोई बीमारी हो गया है, ऐसा हड़बड़ाहट करने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत तेज तर्रार इंसान है। वो जानता है कि अगर हमें पान बेचना है तो पान के पत्तों को घुमाना पड़ेगा। तो पान के पत्तों को घुमा रहा है, वो आप देख के लग रहा है कि वो बेअहियात काम कर रहा है, लेकिन बहुत जीनियस मैन है, बहुत समझदार है, वो काम कर रहा है अपना, उसका वही काम है। अगर वो पान के पत्तों को इधर उधर नहीं करेगा, कभी पानी नहीं छिड़के देगा, कभी हवा नहीं देगा, कभी ढकेगा नहीं, कभी ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर नहीं करेगा, तो पान के पत्ते सड़ जाएंगे। ऐसे वो एक ही पान के पत्ता हफ्तों दिनों बेचता है, आप समझे। और हम लोगों को क्या सिखाया गया है, भाई एक बार पढ़ के नोट में लिख लो, बस इसके बाद एग्जाम से पहले, एग्जाम जब आएगा तब हड़बड़ बड़ाबड़ तरीके से देखा जाएगा कि क्या हो रहा है उसमें। आई बात समझे। तो पान की दुकान में भी कभी जाओ तो देखो कि वे लोग कितना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग कितने गधे वाले काम किए जा रहे हैं। बात समझ में आया? एक और एग्जाम्पल से समझो यार, ठीक है। बच्चे की माँ, अगर छोटा बच्चा के माँ है, ठीक है, आप देखिए कि यार माँ ऐसा नहीं है भाई एक ही बार उसको जगाया, तुरंत नहलाया, तुरंत खिलाया, तुरंत कपड़ा चेंज कर दिए और हो गया पूरे दिन का। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, पूरे दिन भर देखभाल करती है। भाई कब रो रहा है तो ठीक है, पानी पीना है पानी पी लो, दूध पीना है दूध पी लो, खाना खाना है खाना खा लो, झुनझुना चाहिए तो झुनझुना ले लो, ठीक है? करते नहीं करते हैं? अब कभी भी अब देखो, अगर ध्यान से देखो, अलग थलग
खड़ा होकर देखो, तो एक माँ को देखो, कभी लगेगा नहीं कोई काम कर, कभी नहीं लगेगा। एक बच्चे के माँ को देखोगे कभी नहीं लगेगा कि यार कोई काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही बस ये जरूरत पड़ा वो कर दिया गया, कोई जरूरत पड़ा वो कर दिया गया। आप 24 आवर उसका देखभाल कर रही है, ठीक है, तब जाकर बच्चा बड़ा हो रहा है, मस्त हो रहा है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या सिखाया गया, बस वही गधों वाले कहानी, भाई एक बार पढ़ लो, जिंदगी में उसको त्याग दो, जब एग्जाम आएगा तब देखो। ऐसा हम लोग नहीं करें। हम लोग इसीलिए एलएलटी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा चीज सिखा दिया गया। आपको किसी भी दिन अभी तक आप कभी रहे कि मतलब बहुत सीरियसली कोई चीज हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कभी लगा? क्योंकि 5-6 दिन का क्लास किए ना, हर दिन आपको ये लग रहा होगा कि मैं सिलेबस ही बता रहा हूँ। हर दिन आपको लग रहा होगा कि हाँ क्या पढ़ना है इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अरे क्या पढ़ना है, पढ़ा भी तो दो यार। तो पढ़ाने की बात कम कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर आएगा, इसके बाद ये चैप्टर आएगा, इसके बाद ये चैप्टर आएगा, और उस चैप्टर में इतना इतना चीज इंपॉर्टेंट है। कभी कहेंगे कि हाँ ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कभी कहेंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम टेक केयरिंग करें, हर चैप्टर के साथ जुड़े हुए नहीं। पंसेरी वाली पान की दुकान, ठीक है, पान की दुकान जैसे पान पलटता है वैसे ही क्या कर रहे हैं, चैप्टर को पलट कर रहे हैं, टॉपिक को पलट कर रहे हैं, कुछ फार्मूले को पलट कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम को पलट कर रहे हैं, ताकि आपके मस्तिष्क में अगर धुंधला हो रहा है तो फिर से ताजा हो जाए। वो भी दब गया है तो उसको थोड़ा हवा मिल जाए, थोड़ा प्रकाश मिल जाए, थोड़ा पानी उसमें छिड़क के उसको हरा भरा कर दिया जाए। आई बात समझे? ये ऐसे ही पान की दुकान वाले ही कहानी हम लोग को चलेगा, ठीक है। और देखो ऐसा कुछ नहीं यार कि मतलब ये लर्निंग टेक्निक जो लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक है बिल्कुल नई दुनिया के, ऐसा नहीं है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक का एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, एनसीईआरटी या फिर जितने भी सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस को अगर आप बहुत दूर से दूरदर्शी लगाकर देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए एनसीईआरटी ने किस तरह से पढ़वाया। एलकेजी यूकेजी का टारगेट क्या होता है, मतलब कि एक क्लास से पहले का टारगेट होता है कि बच्चे आए और बच्चों के साथ बैठने सीख जाए, ठीक है। तो एक लेयर में एलकेजी यूकेजी जो भी 1 साल 2 साल का हो रहा है उसमें सिर्फ ये सिखाया गया कि बच्चों के साथ आए और बैठने सीख जाए। पढ़ाना मकसद नहीं होता है। 1 से लेकर 5 क्लास तक बेसिक गुणा भाग भी सीख जाए, बैठने पहले सीख गए, बैठने सीख गए हैं, बच्चों के साथ उन लोग को रहना भी है सीख गए थे। घर में कुछ ही बच्चों के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ ही खेलते थे, यहाँ कई बच्चे एक साथ बैठना सीख गए। एलकेजी यूकेजी में 1 से 5 तक थोड़ा गुणा भाग जोड़ घटाव सिखा दिया गया, प्लस में कि किताब पढ़ना सिखा दिया गया। इतना ही लक्ष्य था 1 से 5 तक में, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, नथिंग, कोई सिलेबस नहीं। सिलेबस की शुरुआत तो 6 से 8 होता है, 6 से 8। 6 क्लास से 8 क्लास में दुनिया का हर एक चीज जो भी खोज हुआ है अभी तक, जितना मनुष्य के पास जानकारी है वो सभी चीज पढ़ा दिया 6 to 8। दुनिया में अब जो कुछ भी देख रहे हो जो इंसानों को पता है वो 6 to 8 के सिलेबस में रखा हुआ है। भले ही छोटी सी एक शब्द ही लिख दिया गया, एक फोटो ही बना दिया गया, लेकिन होल सिलेबस है, एकदम कंप्लीट सिलेबस है। बहुत थोड़ा थोड़ा बस जान लो। जैसे देखो अगर इतिहास की बात करेंगे तो सबसे लंबा चौड़ा इतिहास है, 6 क्लास में इतिहास पढ़ाया, कौन सा? प्राचीन इतिहास। अरे वही मोहनजोदाड़ो में घुमा घुमा के ले गया कि देखो मोहनजोदाड़ो ऐसे हो रहा है, तुम लोग पढ़े नहीं तो क्या पता चलेगा, ठीक है। मोहनजोदाड़ो मूवी देखना, मोहनजोदाड़ो अच्छा लगेगा, ऋतिक रोशन का। ऐसे बीच बीच में मूवी देखने भी सिखाएंगे, मूवी देखना चाहिए, काम का चीज, ठीक है। मोहनजोदाड़ो के बारे में प्राचीन इतिहास बता दिया, मौर्य साम्राज्य बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब जब 7 क्लास में आएंगे तो 7 क्लास में मेडिवल हिस्ट्री बता दिया, मध्यकालीन, मतलब दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ठीक है, अकबर, ये सब बता दिया। आई बात समझ में? और जैसे ही अब 8 क्लास की हिस्ट्री उठाओगे तो 8 क्लास की हिस्ट्री में क्या चला? स्वतंत्रता का संग्राम, मतलब आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में कंपनियां आ रही हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अपना स्टेबल किया, गुलाम बनाया, आया था व्यापारी बन के बना दिया गुलाम, और हम लोग भी वैसे ही महान, हम लोग भी कहे कि नहीं हम लोग गुलामी करने को तैयार है, आप करवाओ गुलामी, हम लोग भी तैयार हो गए। इसके बाद फिर थोड़ा सा जुनून जगा, आए सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
मारे जो है धमाल। इधर आगे गांधी बाबा उठाए डंडा, कहे कि नहीं हम तो चलते ही रहेंगे, हम खाएंगे पिएंगे चलते रहेंगे। उन लोग भी थक गया, आखिर में उन लोग छोड़ के भाग गया। ठीक है, ये सब कुछ कुछ महानुभाव से तो थका दिए उन लोग को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एकदम थका दिए पस्त करके। अब देखो कि क्या क्या पढ़ा दिया हिस्ट्री में आपको, जो है कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत में सभी कुछ डाल दिया। 6 से 8 तक का सिलेबस पूरा दुनिया का सिलेबस है। आप इसी तरह से जियोग्राफी में देखेंगे, भूगोल में, इसी तरह से साइंस में देखेंगे, साइंस में आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। अब उठाकर देख लो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, पर्यावरण, सब कुछ पढ़ा दिया साइंस में। आपको पता ही नहीं था कि क्या हो गया आपके साथ क्या किया गया आपको पता नहीं है, लेकिन सब कुछ पढ़ाया। ये सिलेबस एक बार खत्म हुआ, पूरी दुनिया का सिलेबस 6 से 8 में जाकर खत्म होगा। फिर आते हैं 9 से 10। 9 से 10 में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 6 से 8 की कहानी ही थोड़ा सा एक्सपेंड करके रन कर रहा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो। हालांकि थोड़ा हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा दूर पे लेके गया, लेकिन अगर आप जैसे राष्ट्रवाद की कहानी सुनोगे, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, इधर भारत में राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण, तो क्या 6 से 8 में नहीं है क्या? तो गांधी बाबा किस लिए आए थे भाई? राष्ट्रवाद ही तो जगा रहे थे। बात समझ में आया? पॉलिटी में जाओगे तो पॉलिटी में मतलब कि किसमें पॉलिटी बोले तो राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान में जाओगे तो वहां पे थोड़ा और डिटेल बताया गया। तो अगर डिटेल वहां भी बताया गया तो यहाँ पे अम्बेडकर की एंट्री करवाया गया कि नहीं करवाया गया? 6 से 8 में अम्बेडकर का नाम है नहीं है? संविधान सभा की बातें की गई है, तब वहां पे संविधान सभा आगे चलकर रन करेगा और फिर बनाएगा संविधान। तो कहने का मतलब 6 से 8 में आपको पूरा का पूरा होल सिलेबस पाया गया। 9 से 10 में इसी सिलेबस को फिर से एक बार घुमाया गया, रिपीट किया गया। हालांकि तुमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, रिपीट किया गया, तुमको दिखाई नहीं देगा। जब आप पूरा होल देखेंगे, ए टू जेड में जब देखोगे, तब पता चलेगा कि हाँ रिपीट हो रहा है, उसी को रिकॉल कराया जा रहा है। जब आप 11th-12th में जाओगे, 11th-12th कुछ है ही नहीं, 9th को 11th से कनेक्ट कर दो और 10th को 12th से कनेक्ट कर दो, सिलेबस खत्म। आपको कितने लेयर में पढ़ाया गया बताओ? एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ, 2, और यहाँ तीसरा लेयर चल रहा है, अगर सिलेबस की बात करें। और अगर सभी चीज को इंक्लूड कर लो तो LKG UKG जो भी होता है, ये सब मैं पढ़ा नहीं तो मेरे को पता नहीं। UKG, ठीक है, LKG UKG में बैठने सिखाया गया, यहाँ पे पढ़ने सिखाया गया, किताब पढ़ने और बुरा भाग सिखाया गया, जोड़ घटाओ बुरा भाग। यहाँ पे होल सिलेबस से आपको परिचित कराया गया। ये परिचय था, ये परिचय को ही थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया, थोड़ा डीपली परिचय दिया गया। और 11-12 में कहा कि बेटा पढ़ लो जी भर, ठीक है, 11-12 में क्या कहा? बेटा पढ़ लो जी भर। यहाँ पे फिर जान बकसने वाला नहीं, यहाँ खूब पढ़ना है 11-12। बात समझ में आया? इसी तरह से हम लोग सिलेबस क्या करेंगे, लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक को यूज करेंगे, एक एक लेयर पढ़ेंगे। आपको हर दिन लगेगा कि मैं सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ, हर दिन लगेगा कि मैं टॉपिक की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे करते 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 आपको याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 महीने में एक एक चैप्टर का टारगेट है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट? अरे पढ़ाया क्या की डाउट आएगा? कुछ पढ़ाएंगे तब तो डाउट है ना, मिटा दो, इसको लिखने भी नहीं है। हम लोगों का पढ़ना क्या है? बिलियन। राम कहानी यहां से हम लोग शुरू करते हैं, बिलियन, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कितने दिन का समय मिला हुआ है? तकरीबन 8 दिन, ठीक है, 8 से 9 दिन मिलेगा, या मान के चलते हैं 8 दिन। पहले देख लेते हैं कि कौन सा दिन कितना हम लोग खत्म होना चाहिए। बिलियन का परिचय में हम लोग ये देखेंगे कि इसके परिचय में या भूमिका में जो भी कहो परिचय, बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है, बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के कितने प्रकार हैं, बिलियन का कुछ कंपोनेंट या संगठन, जैसे कि विलायक, बिलियन, ये सारी चीजें। इसके बाद सांद्रता टर्म, सांद्रता में आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि सांद्रता में क्या क्या करना है, तमाम तरीके के सांद्रता का पद पढ़ना है, सांद्रता को व्यक्त करने के तौर तरीके पढ़ने हैं, सही बात है। जैसे मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मतलब W/W, V/V, W/V, ऐसे तमाम चीजें, मोल प्रभाग या मोल अंश,
ठीक है। तो ऐसे इसमें सांख्यता करना पड़ता है, जो कि आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में 110% मिलेगा। 110% छप गया, ये ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। परिचय से वैसे पूछते नहीं है, एक आध क्वेश्चन कहीं पूछेगा अलग बात, अदरवाइज सांख्यता पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब आ जाओ कि हम लोग को पहला डे पढ़ना है, फर्स्ट डे पढ़ना है। अगर सांख्यता की बात कर रहे हैं तो उसके बाद विलेयता जानना होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज घोलेंगे नहीं तब तक विलयन बनेगा नहीं, घोलेंगे नहीं विलयन बनेगा नहीं, तो सांख्यता व्यक्त क्या करेंगे। तो भाई विलेयता जानना होगा। विलेयता का मतलब है कितना घुला हुआ है, ठीक है, कितना घुला हुआ है। विलेयता में दो नियम पढ़ने हैं, जो दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। क्या क्या है विलेयता में? ही आपको मिलेगा हेनरी का नियम। हेनरी नाम अच्छा लग रहा होगा, हेनरी का नियम अच्छा नहीं लग रहा है? हेनरी का नियम या फिर राउल्ट का नियम। राउल्ट, पहला तो ये है राउल्ट का नियम, दूसरा राउल्ट का नियम। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। हेनरी का नियम किस बात के लिए है उसको भी थोड़ा सा देख लो। तो हेनरी का नियम है, ऐसे रोज के रोज कुछ ना कुछ लिखो यार, ये सब लिखना शुरू करो पूरा, एक ही चीज को 50 टाइम्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। हेनरी का नियम कहता है अगर हम यदि हम द्रव में गैस को डालते हैं, तो हेनरी का नियम आएगा। यदि द्रव में द्रव का विलयन बनाते हैं तो राउल्ट का नियम आएगा। तो हेनरी का नियम बोलता है द्रव में गैस का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, ये चीज किसके लिए है? हेनरी के नियम के लिए। ठीक है, और राउल्ट का नियम कहता है द्रव में द्रव का विलयन, लेकिन ये कैसा द्रव होना चाहिए? तो वाष्पशील द्रव होना चाहिए। तो वाष्पशील द्रव, तो सभी कैसा द्रव? वाष्पित द्रव। अभी आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। ये राउल्ट का नियम है, और ये दोनों में से कोई एक कहानी आपसे पूछी जाएगी, एक नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, राउल्ट का नियम हो गया। जब कोई किसी के पास ऐसा है कोई दोस्त जो कि अभी अभी तुरंत 12th का एग्जाम दिया, कोई कांटेक्ट में है? कोई नहीं है? कौन है? तो उसके जो है कि उसका तीनों पेपर कम से कम मांग लो, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फोटो कॉपी करा लेंगे हम लोग। कब लेकर आओगे? अरे तो कल लेकर आ जाएगा। मैं 19, अरे इससे पहले वाला तो इंटरनेट पर भी है, अभी वाला इंटरनेट पर नहीं मिलता, मैं सर्च करा था। ठीक है, अभी जो 24 में एग्जाम हुआ ना, अभी 1 महीना पहले, वो पेपर चाहिए। किसी के पास है? सीबीएसई ने जैक चाहिए। कौन? ठीक है, तो खोज के लाना। अरे मांगना नहीं यार, कम से कम और कुछ नहीं मिलेगा तो बोल देना कि फोटो कॉपी करा के दे देंगे। ठीक है, और देखो यार, एक प्रीवियस ईयर पे जो हम लोग बहुत लास्ट में जाके काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज से ही प्रीवियस ईयर पे चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन का कैसा पैटर्न रहेगा, पेपर कैसा दिखेगा, ये सब कुछ आज से ही करेंगे। बस करते रहना है। आपको पता है ना कि पान की दुकान में याद रखिए कि हमेशा वो लपेट रहा है। ठीक है, किसान हमेशा लगा हुआ है, माली हमेशा लगा हुआ है, और छोटे बच्चों की माँ भी हमेशा लगी हुई, चाहे कुछ ना कुछ तो करेगी। ठीक है, तो वैसे ही करते रहना है। हेनरी का नियम समझ में आ गया, मतलब समझ गया कि किसके लिए है, राउल्ट का नियम किसके लिए है। आई बात समझ में? इसके बाद राउल्ट का नियम की जब चर्चा करोगे, ठीक है, राउल्ट का नियम की चर्चा करोगे तो आगे चल के डाल्टन का नियम भी आएगा। इसी में डाल्टन का नियम आएगा। तो तीसरा नियम आप जान लो, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम आसान है, बहुत आसान है। अगर एक बार बता देंगे तो जिंदगी में बाकी सब भले भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे, इतना आसान है। आंशिक दाब का नियम, ठीक है।
ईमानदारी से मैं बताऊं कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पहले बार जब पढ़ा था ना, मैं पूरी जिंदगी में पहली बार, तब से हमको याद हो गया है, तब से मैं भूला ही नहीं, कोई भूलेगा नहीं, कोई नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा लेट से बताएंगे। ठीक है, ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, ये समझ में आ गया। इसके बाद राउल्स, इसको मान लो कि ये विलेता वाली कहानी है सेकेंड डे में पढ़ेंगे, डे सेकेंड डे में इतना काम करेंगे। फर्स्ट डे शांतता का टर्म, मतलब कि आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड डे में विलेता को समझेंगे, हेनरी का नियम, राउल का नियम, डाल्टन का नियम, इस पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और विलेता क्या होती है ये चर्चा कर लेंगे। 2 दिन का सिलेबस तैयार होगा, मिटा दो। तीसरा दिन फिर से राउल का नियम ही पढ़ना होगा। थर्ड डे फिर से राउल का नियम पढ़ना होगा, थोड़ा दूसरे तरीके से। राउल के नियम को जो 100% फॉलो करेगा, तापमान के कोई भी मान हो या सांद्रता का कोई भी मान हो, अगर कोई विलियन राउल के नियम को फॉलो कर रहा है एकदम 100%, तो उसको क्या कहेंगे? आदर्श विलियन कहेंगे। राउल के नियम पढ़ के यहाँ पर विलियन का 2 प्रकार करेंगे हम लोग। एक प्रकार होगा आदर्श विलियन, ठीक है, आदर्श विलियन, और दूसरा क्या होगा? अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन, या फिर इसको कहेंगे वास्तविक विलियन। वास्तविक विलियन। और आप ये भी देखोगे कि अनादर्श विलियन या वास्तविक विलियन भी आगे चल के 2 प्रकार के हो जाएंगे, तो इसका भी ऐसे खाका बनाओ, ए और ए। पहला होगा ऋणात्मक विचलन वाला विलियन, ये आपको समझने की कुछ बात नहीं है, बस जस्ट सुन लो। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन है, विचलन, ऋणात्मक विचलन वाला विलियन। और दूसरा होगा धनात्मक विचलन, ठीक है, धनात्मक विचलन वाला विलियन। ठीक है, अनादर्श विलियन को ही हम क्या कहेंगे? वास्तविक विलियन। अनादर्श, ये आइडियल विलियन है। आदर्श विलियन वो क्या है? अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन को ही क्या कहेंगे? बोलो। अनादर्श विलियन को हम क्या कहेंगे? वास्तविक विलियन।